हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण का सर्वनाम जो टॉपिक है इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। इसके भेद भी जानेंगे। आप बहुत ही आसानी से पहचान पाएंगे परीक्षा में कि दिए गए उदाहरण में कौन सा सर्वनाम है। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आपने इससे पहले वाली हिंदी व्याकरण की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर ट्रिकी हिंदी ग्रामर भाषा से हिंदी व्याकरण को कंप्लीट चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो इस प्रकार से लाता रहूं। तो यहाँ पे सर्वनाम जो टॉपिक है इसकी परिभाषा जानते हैं। सबसे पहले परिभाषा क्या है कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यानी कि आपने देखा होगी कि संज्ञा हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम होता है। अब उसके स्थान पर हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि इस उदाहरण से समझिए, राम ने आज पढ़ाई नहीं की क्योंकि वह बीमार था। अब इस वाक्य में देखिए, राम यहाँ पे तो संज्ञा है, लेकिन अगले इसमें देखें, अगले वाक्य में राम ने आज पढ़ाई नहीं की क्योंकि वह बीमार था। तो वह किसके बारे में बात कर रहा है? वह से हमें बोध हो रहा है क्या? इसका संज्ञा का बोध हो रहा है, यानी कि राम के बारे में ही बात कर रहा है। तो वही परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, हम बार बार संज्ञा का उपयोग नहीं करते, उसकी जगह पर हम सर्वनाम शब्दों का उपयोग करते हैं। इससे समझ में आ गया होगा, राम ने आज पढ़ाई नहीं की क्योंकि वह बीमार था। तो वह यहाँ पे क्या हो गया? राम यानी कि संज्ञा के लिए प्रयोग हुआ है शब्द, तो वह यहाँ पे सर्वनाम शब्द हो गया। बात क्लियर है? अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में ऐसा भी पूछा जाता है कि हिंदी के सर्वनामों की संख्या कितनी मिलती है? तो अब बताएंगे हिंदी व्याकरण में सर्वनामों की संख्या 11 मिलती है। एक बार देख लीजिए कौन कौन सर्वनाम है, इसके बाद हम इसके प्रकार जो भेद हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, 11 क्या होते हैं हिंदी के सर्वनामों की संख्या होती है, आपके सामने है। अब चलिए हम यहाँ पे जानते हैं। यहाँ पे देखिए सर्वनाम के भेद पूछा जाए तो आप बताएंगे सर्वनाम के भेद या प्रकार 6 होते हैं। 6 को हम बारी बारी से जान लेते हैं। पहला है यहाँ पे देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। फर्स्ट कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके अंदर हम डिटेल में भी पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को आप कैसे पहचानेंगे परीक्षा में, इसको ध्यान से समझिए। देखिए, जहाँ वक्ता, श्रोता और अन्य का बोध कराने वाला सर्वनाम हो वहाँ पर हम पुरुषवाचक सर्वनाम को टिक कर देंगे। वक्ता यानी कि वक्ता का मतलब क्या होगा? यानी अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं वक्ता हो गया, आप सुन रहे हैं आप श्रोता हो गए, और हम आपके किसी दोस्त के बारे में कहें तो वो अन्य हो गया। बात समझ आई? तो यानी कि या तो वक्ता जो बोल रहा है वो, जो सुन रहा है वो, या जो नहीं है वहाँ पर उपस्थित किसी अन्य के बारे में बोध हो, इन तीनों का बोध हो, वहाँ पर हम कौन सा सर्वनाम टिक करेंगे? वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम को टिक करेंगे। बात क्लियर है? अब इसके भी हमें 3 प्रकार मिलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी हमें 3 प्रकार मिलते हैं। हम डिटेल में पढ़ रहे हैं चूंकि, तो हम सारा जो भी इसके अंदर होगा वो सब पढ़ेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी हमें 3 प्रकार मिलते हैं। कौन कौन सा? पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को कैसे पहचानेंगे आप? कि जब वक्ता जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है, बात समझना ध्यान से, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता जो होगा, जो सर्वनाम उपयोग करेगा वो अपने लिए करेगा, वहां पर हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम पर टिक करेंगे। उदाहरण समझिए, मैं पढ़ता हूं, तो वक्ता जो बोल रहा है वो अपने लिए उपयोग कर रहा है ना, मैं पढ़ता हूं, तो मैं यहाँ पे मैंने अपने लिए यानी वक्ता के लिए उपयोग किया, तो यहाँ पे मैं कौन सा सर्वनाम होगा? इसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, हम भोपाल जाएंगे, तो वक्ता यानी कि मैं आपसे कहूं कि मैं भोपाल या हम भोपाल जाएंगे, तो हम मैंने अपने लिए यानी वक्ता के लिए उपयोग किया है, तो यहाँ पे हम जो होगा सर्वनाम कौन सा होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आएगा। बात क्लियर है? यहाँ पे वक्ता, श्रोता और अन्य के विषय में बात हो वो तो पुरुषवाचक सर्वनाम में होगा ही होगा, लेकिन उसके प्रकार में पढ़ रहे हैं हम चूंकि, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होगा? जहाँ वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग करता है वहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब आगे देखिए, हम सेकंड देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने है नेक्स्ट मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जो दूसरा प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम का, इसको कैसे पहचानेंगे? जब वक्ता जिससे अपनी बात कहता है यानी श्रोता के लिए
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है या प्रयुक्त करते हैं वहां पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि ऐसे समझिए, मैं यहाँ पे वक्ता हूं, आप सुन रहे हैं, श्रोता है, तो आपके लिए संबोधन करने के लिए जिन सर्वनाम का उपयोग करेंगे, सर्वनाम शब्दों का, वो सब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आएंगे। जैसे कि तू कहाँ गया था, तो मैं वक्ता हूं, मैंने आपसे कहा तू कहाँ गया था, तो तू किसके अंदर आएगा, श्रोता के लिए शब्द उपयोग कर रहा है, तू कहाँ गया था, तो तू जो होगा ये कौन सा सर्वनाम होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, तुम अपना कार्य नहीं करते, तो तुम यानी कि श्रोता के लिए कहा, मैंने आपसे कहा तुम अपना कार्य नहीं करते, तो तुम यहाँ पे जो सर्वनाम है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब इसको ध्यान समझिए, आप भोजन करें, इसमें कंफ्यूजन आगे हो सकता है, अभी यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। आप भोजन करें, जैसे कि मैंने आपसे कहा, मैं वक्ता हूँ, आप श्रोता है और आपका दोस्त मान लीजिए अन्य है। आप भोजन करें, तो आपके लिए कहा यानी कि श्रोता से कहा मैंने आप भोजन करें, तो जब श्रोता के लिए आपका प्रयोग हो वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। बात क्लियर है। अब आगे देखिए इसी का तीसरा प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम का, इसको समझिए ध्यान से। देखिए तीसरा है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है इसको ऐसे पहचानेंगे कि वक्ता श्रोता से अन्य के विषय में जब बात करता है तो अन्य के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि मैं वक्ता हूँ, आप श्रोता है, मैंने आपसे आपके फ्रेंड ने किसी अन्य के विषय में बात की, तो वहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। उदाहरण से समझिए, बे कौन है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि बे कौन है, तो बे यहाँ पे जो सर्वनाम है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। वह दुष्ट है, मैंने कहा आपसे कि वह दुष्ट है, तो वह यहाँ पे जो सर्वनाम है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। यह कलम है, मैंने आपसे कहा कि यह कलम है, तो वक्ता श्रोता से कह रहा है कि यह कलम है, तो अन्य के लिए उपयोग कर रहा है यह सर्वनाम, तो यहाँ पे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। आई होप आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों प्रकार अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब देखिए हम जो सर्वनाम का दूसरा प्रकार है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब दूसरा देखिए निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम को आप कैसे पहचानेंगे कि जहाँ वक्ता जहाँ अपने लिए या तो आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहाँ पर हम कौन सा लगाएंगे, निजवाचक सर्वनाम को टिक करेंगे। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि जो वक्ता है अपने आप के लिए यानी वक्ता खुद के लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करे वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि अभी आपने देखा था मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें आप यानी श्रोता के लिए बोध हो रहा है, लेकिन निजवाचक सर्वनाम में वक्ता के लिए, वक्ता अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करे वहाँ पर आप निजवाचक सर्वनाम लगाएंगे। उदाहरण से समझिए, मैं तो अपने आप ही आता था, यानी कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं वक्ता हूँ, मैं तो अपने आप ही आता था, तो मैंने जो आप शब्द है वो अपने लिए ही उपयोग किया है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। दूसरा देखिए, मैं अपने आप काम कर लूँगा, तो यहाँ पे मैं वक्ता हूँ तो मैंने अपने खुद के लिए यहाँ पे अपने आप शब्द का उपयोग किया, मैं अपने आप काम कर लूँगा, तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। इसमें देखिए, आप भला तो जग भला, यानी कि आप खुद अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है, आप भला तो जग भला, तो आप यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। समझ में आ गया होगा अच्छे से। यदि आपको समझ नहीं आता, कोई परेशानी होती तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं आपके लिए फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तीसरा प्रकार देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा प्रकार कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसको और सरल है पहचानना कि प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर हम प्रश्नवाचक सर्वनाम लगाएंगे। तो सिंपल है, जैसे कौन शोर कर रहा है, तो कौन यहाँ पे प्रश्न पूछने के लिए इसका उपयोग हुआ, तो कौन यहाँ पे जो सर्वनाम है वो किसके अंदर आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर। तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किया है शब्द, तो कहाँ जो सर्वनाम है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर आएगा। बहुत ही सरल है इसको पहचानना। अब चौथा देखते हैं हम, संबंधवाचक सर्वनाम। इसको पहचानना भी सरल है। संबंधवाचक सर्वनाम, इसको आप कैसे पहचानेंगे कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताने के लिए जिन सर्वनाम का उपयोग किया जाता है, सर्वनाम शब्दों का उपयोग किया जाता है, वहाँ पर हम संबंधवाचक
सर्वनाम को टिक करेंगे। बात क्लियर है। संबंध बताएगा जो, जैसे एक उदाहरण से कि जो देता है सो लेता है, यहाँ पे बात क्लियर है, यानी कि जो देता है सो लेता है। यहाँ पे संबंध दर्शाया है कि जो देता है वो लेता है। बात क्लियर है। यहाँ पे जो और सो क्या है, आपस में संबंध बता रहे हैं कि जो देता है सो लेता है, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जो कहा गया वही करो, यानी कि जो आपसे कहा गया है आप वही काम करो, तो जो और वही यहाँ पे संबंध को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे संबंध वाचक सर्वनाम होगा। बात क्लियर है। अब अगला देखिए, यहाँ पे पांचवा जो प्रकार है वो देखिए, पांच प्रकार आपके सामने है। कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को आप कैसे पहचानेंगे? नाम से ही क्लियर है कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों से आपके लिए किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम लगाएंगे। जैसे कि यह उपयोगी साधन है, मैंने आपसे कहा ये पेन है, यह उपयोगी साधन है, तो यह निश्चित है कि यह उपयोगी है, मैं आपके लिए इससे पढ़ा पा रहा हूँ, टीच कर पा रहा हूँ, तो यह उपयोगी साधन है। तो यहाँ पे जो यह है वो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए जो हमने पहला देखा था पुरुषवाचक सर्वनाम, उसका जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके और निश्चितवाचक सर्वनाम के दोनों के मिलते जुलते होते हैं, लेकिन यहाँ पे निश्चितता का बोध होता है। कभी दोनों एक साथ नहीं पूछेंगे, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। वह बहुत सुंदर है, मैंने आपसे कहा कि वह बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे निश्चित हो रहा है कि वह बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। देखिए आपको अन्य के बारे में बोध हो रहा होगा यहाँ पे कि वह बहुत सुंदर है, तो आप इसको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम पर भी टिक कर सकते हैं, जो कि आपसे कभी भी एक साथ निश्चयवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो हमेशा इन दोनों को अलग अलग रखिए कि निश्चय जहाँ पर हो जिन सर्वनाम शब्दों से, वह निश्चयवाचक सर्वनाम, और जहाँ अन्य के बारे में बोध हो, दोनों मिलते जुलते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ कभी नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है। अब जो लास्ट प्रकार है वो देख लीजिए। यहाँ पे लास्ट कौन सा है हमारा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही क्लियर है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, वहां पर हम अनिश्चितवाचक सर्वनाम को टिक करेंगे। उदाहरण देखिए, कोई आ रहा है, तो जो कोई है सर्वनाम, इससे हमें क्या बोध हो रहा है कि निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, कोई आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है। वह कुछ लाया है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, यानी कि निश्चित नहीं है क्या लाया, हो सकता है आपके मामा जी आए हो, जलेबी लाए हो या पोहा लाए हो। ठीक है, आपके लिए निश्चित नहीं है, हो सकता है कुछ भी ना लाए हो, तो वह कुछ लाया है। तो इस प्रकार से हमें जो अनिश्चितता का बोध होगा वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम को टिक करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके लिए इस वीडियो में सर्वनाम जो टॉपिक है हिंदी व्याकरण का वो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेरी मेहनत है उसको आप सपोर्ट करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लाता रहूं। और आप हिंदी व्याकरण को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिकी हिंदी व्याकरण या ग्रामर लिखा है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट जरूर करें नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।